हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम्स बडी चैनल। मैं हूं मुस्कान खान और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वैदिक साहित्य और महाकाव्य और सूत्र साहित्य और पाणिनि जैसे महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन किया था। आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं, जैन साहित्य, धर्मशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि और कालिदास के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। यह सभी विषय यूपीएससी, पीसीएस, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, बीएड तथा और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप पूरे लेक्चर को अंत तक देखें और साथ साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है हमारे पास बौद्ध साहित्य। सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। जब हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो बौद्ध साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमारे सामने आता है। अब प्रश्न यह उठता है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, तो इसका उत्तर है पाली भाषा। पाली भाषा है जो उस समय आम जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। भगवान बुद्ध का उद्देश्य था कि उनके उपदेश केवल विद्वानों तक सीमित न रहें, बल्कि सामान्य व्यक्ति भी उन्हें आसानी से समझ सके। इसीलिए उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बौद्ध साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। त्रिपिटक का अर्थ है तीन पिटारे या फिर तीन ग्रंथ, यानी कि तीन पिटारे वाले ग्रंथ या फिर तीन टोकरियां हम समझ सकते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध है जो इसे तीन भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो पहला है विनय पिटक, जिसमें हम विनय यानी नय से नियम, जिसमें हमें महात्मा बुद्ध के नियमों की जानकारी मिलती है। तो पढ़ते हैं, इसमें बुद्ध संघ के नियम, अनुशासन और भिक्षुओं के आचरण का वर्णन मिलता है, ठीक है। दूसरा है सुत्त पिटक, सुत्त यानी शिक्षा, ठीक है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश, प्रवचन और धार्मिक शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, ठीक है। इसमें बौद्ध दर्शन, सिद्धांतों और दार्शनिक विचारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अब प्रश्न यह है कि इतिहासकार इन ग्रंथों को इतना महत्व क्यों देते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं। क्योंकि इन ग्रंथों से हमें केवल भगवान बुद्ध के जीवन की जानकारी ही नहीं, बल्कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक परिस्थितियों, आर्थिक गतिविधियां और लोगों के दैनिक जीवन के बारे में भी हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसी कारण बौद्ध साहित्य को प्राचीन भारत के इतिहास का एक अत्यंत ही विश्वसनीय और साहित्यिक स्रोत माना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें तो बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में। और ये प्रमुख ग्रंथ में क्या प्रमुख था? वह था त्रिपिटक, ठीक है। और त्रिपिटक के तीन भाग कौन कौन से थे? तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। आइए आगे बात करते हैं जातक कथाओं पर। अब बात करते हैं जातक कथाओं की। तो दोस्तों, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि बौद्ध साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा जातक कथाएं। जातक शब्द का अर्थ है जन्म, ठीक है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है और बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने बोधिसत्व के रूप में 550 से अधिक जन्म लिए थे, ठीक है। बोधिसत्व के अनुसार हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने 550 से अधिक जन्म लिए थे और प्रत्येक जन्म की कथा को जातक कथा कहा जाता है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, इतिहासकार इन कथाओं को केवल धार्मिक कहानियां नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। क्योंकि इन कथाओं में उस समय के समाज का वास्तविक चित्र दिखाई देता है। हमें पता चलता है कि लोग कौन कौन से व्यवसाय करते थे, कौन कौन से व्यापार करते थे, कौन किसान कैसे खेती करते थे, नगरों का विकास कैसा था और लोगों का रहन सहन कैसा था। यानी यदि हमें लगभग 2500 वर्ष पहले के भारत के सामान्य जीवन को समझना हो तो जातक कथाएं बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे लिए, ठीक है। इसी कारण इतिहासकार सामाजिक और आर्थिक इतिहास लिखते समय जातक कथाओं का विशेष उपयोग करते हैं।
अब आइए परीक्षा की दृष्टि से याद रखे जाने वाले पॉइंट्स के बारे में बात करें तो जातक कथाएं हैं वह बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन करती है। ठीक है, यह कुल लगभग 550 से अधिक कथाएं हैं। ठीक है, और सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे हम जैन साहित्य के बारे में बात करते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं और जैन साहित्य की ओर आगे प्लान करते हैं। जैन साहित्य भी प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत यानी कि साहित्यिक स्रोत माना जाता है। जैन ग्रंथ मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और इनका संकलन गुजरात के वल्लभी में लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। अब प्रश्न यह है कि इन ग्रंथों से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो आइए जानते हैं। इनसे हमें महावीर स्वामी के समय के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही इन ग्रंथों में व्यापारियों, व्यापारिक मार्गों और नगरों का भी उल्लेख मिलता है। इससे यह स्पष्ट भी होता है कि उस समय व्यापार का अच्छा विकास हो चुका था और व्यापारी समाज का महत्वपूर्ण वर्ग थे। याद रखने योग्य तथ्यों के बारे में बात करें तो जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था, प्राकृत भाषा में, और इनका संकलन कहाँ हुआ था, वल्लभी गुजरात में। और महावीर काल की राजनीतिक एवं आर्थिक जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। आगे हम धर्मशास्त्र और स्मृति ग्रंथ के बारे में बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं धर्मशास्त्र और स्मृति ग्रंथों की। यदि कोई आपसे पूछे कि प्राचीन भारत में कानून कैसे बनाए जाते थे, राजा के अधिकार और कर्तव्य क्या थे, विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार और दंड व्यवस्था कैसी थी, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें धर्मशास्त्र और स्मृति ग्रंथों से मिल जाता है। इनका समय लगभग 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन ग्रंथों में समाज के विभिन्न वर्गों के कर्तव्य, राजा की जिम्मेदारियां, प्रशासन, विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार और अपराधों के लिए दंड का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसीलिए इतिहासकार प्राचीन भारत की सामाजिक और कानूनी व्यवस्था को समझने के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की ओर। अब आते हैं एक ऐसे ग्रंथ पर जिसका नाम लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सबसे पहले ये याद रखिए कि कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। जैसे आज भी हमारे एक के कई सारे नाम हो जाते हैं, कई लाड से कोई अलग नाम रखता है, कोई प्यार से अलग नाम रखता है, मम्मी हमारे अलग नाम से पुकारती है, पापा हमें अलग नाम से पुकारते हैं। तो ऐसे ही चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अब हमें नाम से ऐसा लगता है कि ये केवल अर्थव्यवस्था की पुस्तक होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हर ग्रंथ में राजनीति, प्रशासन, कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सेना, गुप्तचर प्रणाली और विदेश नीति और आर्थिक व्यवस्था, इन सभी विषयों का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, अर्थशास्त्र कुल 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है। यदि हमें मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था को समझना हो तो अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोतों में से एक माना जाता है। इसके लेखक कौटिल्य है, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, और इनका ग्रंथ है अर्थशास्त्र। और इनसे संबंधित जो काल है वह है मौर्य काल। और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के पीछे भी इनका ही महत्वपूर्ण हाथ था, भाई पूरा हाथ था इनका। अब बात करते हैं पाणिनि की, जिन्हें संस्कृत व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, लगभग 450 ईसा पूर्व पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि व्याकरण की पुस्तक इतिहास का स्रोत कैसे हो सकती है, तो आइए जानते हैं। इसका कारण यह है कि अष्टाध्यायी केवल भाषा और व्याकरण की पुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें उस समय के जनपदों, नगरों, सामाजिक जीवन, व्यवसायों, प्रशासन और आर्थिक गतिविधियों का भी उल्लेख मिलता है। हमें इतिहासकारों को इससे यह पता चलता है कि उस समय भारत में कौन कौन से जनपद थे, लोग कौन कौन से व्यवसाय करते थे और समाज की संरचना कैसी थी। यही कारण है कि अष्टाध्यायी को प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माना जाता है। अब बात करते हैं पतंजलि की। ठीक है, लगभग 150 ईसा पूर्व पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महाभारत केवल व्याकरण की व्याख्या नहीं है, बल्कि इससे उत्तर मौर्य काल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
इसीलिए इतिहासकार अष्टाध्यायी और महाभाष्य दोनों का उपयोग प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए करते हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी कब लिखी थी? लगभग 450 ईसा पूर्व। और पतंजलि ने महाभाष्य कब लिखा था? लगभग 150 ईसा पूर्व। अष्टाध्यायी से जनपदों, समाज और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है और महाभाष्य से उत्तर मौर्य काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब बात करते हैं संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास की। कालिदास को गुप्त काल का महान साहित्यकार माना जाता है और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं से हमें गुप्त काल के समाज, संस्कृति, कला, शिक्षा और राज दरबार की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसी कारण कालिदास का साहित्य भी इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने बौद्ध साहित्य से लेकर कालिदास के सभी महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोतों का विस्तार से अध्ययन कर लिया है, लेकिन साहित्यिक स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण अंतिम भाग संगम साहित्य अभी बाकी है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि संगम साहित्य क्या है, इससे दक्षिण भारत के इतिहास की कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है और परीक्षा में इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत कीजिए। और अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और एग्ज़ाम्स बड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं मुस्कान खान। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।